everyone, welcome back to my YouTube channel, and today we will be covering Unit 3 of our class 12th history, which is kinship, caste and class. और जो टाइम पीरियड हम इसमें कवर करने वाले हैं वो है 600 BCE to 600 CE। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, इन सेकेंड चैप्टर हमने उसमें पढ़ा महाजनपद के बारे में, कैसे न्यू महाजनपद इमर्ज हो रहे हैं, किंग्स कैसे और भी ज़्यादा एम्बिशियस हो रहे हैं और वो न्यू एरिया कैप्चर कर रहे हैं। अब ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है पॉलिटी को और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, उससे ट्रेड भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रहा है और ये सब चीज़ें हमने अपनी सेकेंड यूनिट में पढ़ी। अब आगे की कहानी कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं कि 600 BCE और 600 CE के टाइम पीरियड से पहले क्या हुआ, जो हमने सेकेंड यूनिट में देखा। मेजर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस हुए जिससे कि सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हुई। साथ ही एग्रीकल्चर एक्सपैंड हुआ, फॉरेस्ट एरिया को भी क्लियर करके और उसको एग्रीकल्चर के यूज़ में लिया जाने लगा। न्यू टाउन्स एमर्ज हुए, क्राफ्ट्समैन जो है वो एक सेपरेट सोशल ग्रुप बन के एमर्ज हुआ। वेल्थ इनइक्वालिटी भी बढ़ गई जिससे कि वर्ना सिस्टम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और सोसाइटी में क्लास डिफरेंस भी आने लगे। न्यू सोशल स्ट्रक्चर्स भी डेवलप हुए, जैसे कि न्यू जातियाँ एमर्ज हुई जो अलग अलग काम कर रही हैं। हिस्टोरियंस क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं इस टाइम पीरियड को समझने के लिए, हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं इस टाइम पीरियड को समझने के लिए। सो वो है महाभारत। महाभारत कोई एक सिंगल टेक्स्ट नहीं है, डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट महाभारत है, उनकी स्टोरीज़ अलग अलग है, लेकिन जो कोर आइडिया है वो मोर ओवर सेम ही है। साथ में ही धर्मसूत्राज है हमारे पास, धर्मशास्त्राज है, मनुस्मृति है, इंस्क्रिप्शन है और बुद्धिस्ट और जैना टेक्स्ट है। साथ में ये सोर्सेज से हमें क्या पढ़ने में मदद मिलती है, तो हमें किनशिप स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है कि राजा कैसे रूल कर रहे हैं, कैसे प्रॉपर्टी जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो रही है, मैरिज सिस्टम कैसा है, कास्ट सिस्टम कैसा है, सोशल हायरार्की कैसी है, कैसे डिफरेंट वर्नाज हैं सोसाइटी में, प्रॉपर्टी राइट किसके पास है राइट्स, जैसे हमने पहले देखा डोनेशन ऑफ लैंड कौन कौन कर सकता है, साथ में ही जेंडर रिलेशंस कहते हैं। अब इस टाइम पीरियड को अगर हम वैदिक एज से कनेक्ट करें थोड़ा बहुत तो कैसे कर सकते हैं। मैनी सोशल प्रैक्टिसेस डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। तो जैसा कि हमने देखा था, वैदिक पीरियड जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड था, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। तो इस टाइम पीरियड पे जो भी हम नॉर्म्स देखेंगे या प्रैक्टिसेस देखेंगे जो सोसाइटी में हो रही है, वो मोर ओवर लेटर हाफ ऑफ द वैदिक पीरियड में स्टार्ट हो गई थी। जैसे कि क्या क्या चीज़ें, तो पैट्रिलिनेज वन ऑफ देम। वहाँ पे क्या हो रहा है कि इनहेरिटेंस थ्रू सन्स, जैसे कि पापा की प्रॉपर्टी है वो उनके बेटे को ट्रांसफ़र होती है, फिर वो आगे जाके अपने बेटे को ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसको पैट्रिलिनी कहते हैं। जहाँ पे लड़कियों के पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होते, बल्कि सारे प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो लड़कों के पास ही होते हैं। साथ में ही गोत्र सिस्टम, वर्ना सिस्टम, इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस, ब्राह्मण डोमिनेंस और मैरिज एज ए रिलीजियस ड्यूटी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वैदिक इन्फ्लुएंस था और अब सोसाइटी में ये सब चीज़ें और भी ज़्यादा बड़े लेवल पर होने लगी। ऋग्वेदा में भी बताया गया है प्रोडक्शन ऑफ सन्स के बारे में, पेट्रियार्कल फैमिली के बारे में और सोशल हायरार्की के बारे में। ये सारे जो सोशल आइडियाज़ हैं हमारे इस टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इनकी रूट्स जो हैं वो है वैदिक एरा की। अब हम पढ़ते हैं महाभारत के बारे में। महाभारत के बारे में हमको थोड़ी बहुत नॉलेज तो पहले से ही है। महाभारत का मतलब क्या है, स्टोरी, ग्रेट स्टोरी ऑफ द भारत, इसका मतलब है महाभारत। अब इसके फीचर्स क्या है, लार्जेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड, more than 1 lakh verses. It is composed between 500 BCE to 400 CE. Stories may be even old. इस टाइम पीरियड पे तो इसको कंपोज करा गया है, लेकिन जो पहले जो स्टोरीज़ थी वो ओरली ट्रांसमिट होती थी, एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, इसलिए हमें वेरिएशंस भी मिलते हैं विथ पीरियड एंड विथ लोकेलिटी। अलग अलग स्टोरीज़ ऑफ महाभारत हमें देखने को मिलती हैं। तो मेन स्टोरी क्या है महाभारत की, तो ये कॉन्फ्लिक्ट के बारे में है, कॉन्फ्लिक्ट दो भाइयों के बारे में जो है पांडवास और कौरवास। और ये कॉन्फ्लिक्ट किस लिए हो रहा है,
लैंड के लिए, पावर के लिए और किंगडम के लिए। तो इससे हमें ये देखने को मिलता है कि वेल्थ और प्रॉपर्टी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर पावर। अब जिसके हाथ में पावर होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसलिए ये सब लड़ाइयाँ उस टाइम पर हो रही हैं। अब हम देखते हैं क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत के टाइम, महाभारत के बारे में। वैसे जैसे हमने देखा कि महाभारत कोई एक सिंगल टेक्स्ट नहीं है, डिफरेंट लोकेलिटी में डिफरेंट महाभारत है। लेकिन इन 1919 वी एस सुखतांकर आते हैं और वो सोचते हैं कि भाई मैं एक ऐसी क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत कंपोज करता हूँ। उन्होंने डिफरेंट एरियाज से डिफरेंट महाभारत की स्टोरीज़ को लिया और फिर बाद में जाकर उन्होंने अपना क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत कंपोज करा। उनकी जो टीम थी उन्होंने क्या क्या चीज़ें करा, डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स और फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया उन्होंने इकट्ठे करी, उनको कंपेयर करा, आइडेंटिफाई करा कि इसमें कॉमन चीज़ें क्या है और रीजनल डिफरेंसेस क्या है। और फिर बाद में जाके 47 ईयर्स उनको लगी इस पूरे काम को करने में और क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत उन्होंने कंपोज करा, जिसमें 13,000 से ज़्यादा पेजेस हैं। अब इससे हमें क्या देखने को मिलता है, सिमिलर कोर स्टोरी की जो कोर स्टोरी है, जो मेन आइडिया है वो सेम है कि आपको पावर के लिए उन लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, दो भाइयों के बीच में, और लार्ज रीजनल वेरिएशंस है जगह जगह पर। पहले जैसे कि ओरली ट्रांसमिट होती थी सारी स्टोरीज़, ओरली ट्रांसमिट होते होते उनमें वेरिएशंस भी आ रही है, किसी जगह पर कुछ स्टोरी है, किसी और जगह पर कुछ और स्टोरी है। तो इससे हमें रीजनल वेरिएशंस के बारे में भी पता चलता है। अब ये इंटरेक्शन भी दिखाता है लोकल ट्रेडिशन और ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के बीच में। लोकल ट्रेडिशन हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ एक बिलीफ हो जो स्ट्रॉन्गली लोग उसमें मानते हो, लेकिन ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में हो सकता है कि वो डिफरेंट हो, ब्राह्मण्स उस चीज़ में नहीं मानते हो। लेकिन जब हम डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ महाभारत देखते हैं, हम देखते हैं कि दोनों ही चीज़ें आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। अब हम देखते हैं किनशिप ऑफ मैरिज के बारे में। फैमिली टर्म्स इसमें इम्पोर्टेंट आ जाती है, जैसे कि कुल हम यूज़ करते हैं फैमिली के लिए, ज्ञाति को यूज़ करते हैं हम किनफोक के लिए, और वामशा को यूज़ करते हैं हम लीनिएज के लिए। फिर पैट्रिलिनी के बारे में यहाँ पे दोबारा बता गया है, डिसेंडेंट ट्रेड थ्रू। यहाँ पर फादर से प्रॉपर्टी सन को मिलती है, फिर ग्रैंडसन को मिलती है, सेम वही चीज़ जो हमने पहले देखी। अब हम इसमें इम्पोर्टेंस क्या है पैट्रिलिनी। सन्स इनहेरिट प्रॉपर्टी, सन को प्रॉपर्टी मिलती है, सन्स इनहेरेंट थ्रोन। अब राजगद्दी भी, जैसे राजा का बेटा है उसी को राजा बनने का अधिकार मिलेगा, उसको ही थ्रोन मिलेगा। साथ में ही कंटिन्यूड फैमिली लीनिएज भी इसी से कंटिन्यू होगी। अब महाभारत में पैट्रिलिनी का क्या रोल है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पांडवास एंड कौरवास रिवॉल्व अराउंड इनहेरिटेंस। उसमें लड़ाई जो थी वो इसी बात को लेकर थी कि राज सिंहासन किसको मिलेगा, रूल कौन करेगा। इसीलिए महाभारत का मेन थीम यही है। आफ्टर विक्ट्री पैट्रिलिनियल सक्सेशन वाज स्ट्रेंथन। अब जब लड़ाई हो जाती है तो पैट्रिलिनियल सक्सेशन ही कंटिन्यू होता है और वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है। जब लड़ाई के बाद पांडवास जीत जाते हैं तो युधिष्ठिर जो है वो राजा बनता है और सारी प्रॉपर्टी जो है वो युधिष्ठिर को मिलती है, तो इससे पैट्रिलिनी और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है। ऐसा नहीं था कि द्रौपदी को वो सारा राजपाट मिल गया था, बल्कि जो सन थे उनको ही सारी प्रॉपर्टी राइट्स मिले थे, और इससे पैट्रिलिनी और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है और आगे चल के पैट्रिलिनी ही चलती जाती है, प्रॉपर्टी जो है वो सन को ही ट्रांसफ़र होती है। लेकिन हम इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी देखते हैं, जैसे कि कुछ कभी कभार क्या होता है कि भाइयों को भी प्रॉपर्टी मिल जाती है। अगर आपका कोई सन नहीं है तो आपके यंगर ब्रदर को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी, या फिर अगर आपके पास क्लोज रिलेशन में कोई नहीं है तो आपके रिलेटिव्स को भी इनहेरेंट हो सकती है। और बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल केस है कि वुमेन भी हम देखते हैं कहीं कहीं पर रूल करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा प्रभावती गुप्त के पास पॉलिटिकल पावर थी और उन्होंने लैंड डोनेशंस भी दिए थे।
तो डिस्पाइट द पेट्रीलिनियल सिस्टम कहीं कहीं पे हमें वुमेन की एक्सेप्शन भी दिखती हैं, एंड प्रभावती गुप्त वॉज वन ऑफ देम। फिर हम ऋग्वेदिक मैरिज मंत्रा के बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रीस्ट बोलते हैं, मे शी हैव फाइन सन्स एंड बी फॉर्चुनेट इन हर हस्बैंड्स लव। तो यहाँ पे बात हो रही है सन के बारे में कि आपको सन मिले, क्योंकि जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं आपके सन के पास ही जाएंगे। अगर आपके पास सन नहीं है तो आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथों से चली जाएगी। आप किसको इनहेरिट करोगे, आप किसको दोगे अपनी प्रॉपर्टी जाके, और आप फॉर्चुनेट हो अपने हस्बैंड के लव के लिए। सो वुमेन को एज सच कोई पावर नहीं दी गई कि आप फ्लरिश करो, आपके पास वेल्थ आए, बल्कि उनका रोल यही दिखाया गया है कि आप सन प्रोड्यूस करो ताकि वो आगे जाके प्रॉपर्टी इनहेरिट करे और आपको अपने हस्बैंड से लव मिले। अब सिग्निफिकेंस क्या है, फॉर ब्राइड लीव्स फादर्स होम। अब जैसे कि अभी के टाइम पर होता है, शादी के बाद लड़की को अपने फादर के घर से चले जाना होता है और अपने हस्बैंड की फैमिली ज्वाइन करनी होती है। और ग्रूम के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, उसको वाइफ मिलती है और आगे जाके उसको सन्स मिलते हैं जो ऑब्वियसली उनकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे। अब हम इसमें देखते हैं कि कौरवास और पांडवास लड़ क्यों रहे थे आपस में। सो सोल स्टोरी ये है कि दुर्योधन को डर था कि पांडवास इनहेरिट कर लेंगे किंगडम को और उनके ही डिसेंडेंट फिर आगे जाके रूल करेंगे, तो इसलिए कौरवास के पास तो कभी पावर आएगी ही नहीं और उनका जो स्टेटस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए मेन आइडिया जो है महाभारत का वो सक्सेशन को लेकर ही है कि कौन सक्सीड करेगा थ्रोन को, पावर किसके पास जाएगी। क्राइटेरिया फॉर किनशिप। अब किनशिप किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो डिपेंड करती है बर्थ पे कि आपका बर्थ क्या हुआ है। अगर आपके फादर के पास प्रॉपर्टी है या आप ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जो राज सिंहासन को एक्वायर करता है तो आपको जाकर वो मिलेगी। फिर एबिलिटी पे कि आपके अंदर एबिलिटी है उस चीज़ की या नहीं है। फिर वर्च्यू के ऊपर एंड पब्लिक सपोर्ट के ऊपर भी। अब हम देखते हैं रूल्स ऑफ मैरिज, जो इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि शादियाँ किस तरीके से होती थी। तो एक हम देखते हैं एक्सोगेमी। एक्सोगेमी में है मैरिज आउटसाइड किन ग्रुप, गोत्र और क्लैन। सो एक ग्रुप के बाहर शादी हो रही है और ब्राह्मण्स इसको बहुत ज़्यादा एनकरेज कर रहे हैं। सेम किन में, सेम गोत्र में और सेम क्लैन में शादी को ब्राह्मण्स मानते नहीं हैं, वो इसको गलत बताते हैं। एंडोगेमी जो है वो एक्सोगेमी का अपोजिट ही है। यहाँ पे शादी सेम कास्ट, सेम किन ग्रुप और सेम कम्युनिटी में हो रही है और काफ़ी सारे रीजन्स में ये कॉमन था। अब इम्पोर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। पॉलीगैमी। पॉलीगैमी ऐसी शादी है जहाँ पे एक आदमी होता है और उसकी कई वाइफ्स होती थी। तो पहले के टाइम पे तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन था और इनफैक्ट इन मुस्लिम से तो अभी भी कॉमन है। एक आदमी को 3 वाइफ्स रखना अलाउड होता है इन इस्लामिक रिलीजन। और पॉलीएंड्री पॉलीगैमी का अपोजिट है, जो कि हमने देखा था द्रौपदी के केस में। एक वुमेन है और उसके हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा है। एक्सोगेमी से हमने देखा मैरिज आउटसाइड द ग्रुप और एंडोगेमी मैरिज विद इन द ग्रुप। अब हम देखते हैं धर्मशास्त्रास एंड धर्म सूत्रास के बारे में। सो ये बेसिकली हम समझ सकते हैं सोसाइटल नॉर्म्स के बारे में कि कैसे सोसाइटी कंडक्ट करेगी। और ये कंपोज हुए थे 500 BCE ऑनवर्ड्स। इनका पर्पस क्या है, डिफाइन सोशल रूल्स की सोसाइटी में रूल्स कैसे होंगे, मैरिजेस कैसी होंगी और कास्ट ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे, मोबिलिटी ना हो कास्ट में, एक कास्ट से दूसरी कास्ट में लोग मूव ना करें, कास्ट सिस्टम जो है वो जैसे का तैसा ही रहे। इसीलिए सारे सूत्रास लिखे गए। मनुस्मृति को हम समझ सकते हैं आज के टाइम पे लॉ बुक की तरह। सो इसमें सारे रूल्स लिखे गए हैं कैसे चीज़ें करनी हैं आपको, एक राजा के क्या धर्म होते हैं, एक वाइफ के क्या धर्म होते हैं, प्रॉपर्टी कैसे इनहेरेंट होगी, सारी चीज़ें मनुस्मृति में लिखी हुई हैं। और ये कंपोज हुई है 200 BCE टू 200 CE के टाइम पे। सो इससे हमें देखने को मिलता है कि अगर कोई भी टेक्स्ट कंपोज हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर ही वो कंपोज हो जाता है। इट इज़ अ ह्यूज
टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड में कंपोज हो रहा है। तो ऑब्वियसली एक इंसान तो इसको कंपोज नहीं कर सकता, ग्रुप ऑफ पीपल मिलते हैं और वो धीरे 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 इसको कंपोज करते हैं। और जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ रही है उस वजह से इसमें चेंजेस भी आते जा रहे हैं, इसके जो रूल्स हैं वो और ज़्यादा रिजिड होते जाते हैं। अब हम 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस देखते हैं। इनमें से जो 4 फॉर्म्स हैं वो तो अच्छी बताई गई हैं और जो 4 फॉर्म्स ऑफ मैरिज हैं वो गलत बताई गई हैं। तो एक है ब्रह्म मैरिज, जहाँ पे फादर अपनी डॉटर को एज अ गिफ्ट देते हैं लर्नड मैन को। फिर है देव मैरिज, जहाँ पे डॉटर को है प्रीस्ट को दे दिया जाता है। फिर है अर्श मैरिज, जहाँ पे ब्राइड की फैमिली को गिफ्ट्स मिलते हैं शादी में। फिर है प्रजापति मैरिज, जहाँ पे फादर ब्लेस करता है दोनों कपल्स को और फिर वो शादी करते हैं। अब हम देखते हैं कि 4 तरीके की बुरी शादियाँ क्या थी जो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग बुरी है और ऑब्वियसली उस टाइम की सोसाइटी के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। सबसे पहले आ जाती है असुर मैरिज, जहाँ पे ग्रूम को वेल्थ दी जाती है और ग्रूम वेल्थ देता है शादी में और फिर वो शादी करता है। तो इसमें ऐसा देखा जाता है कि वो ग्रूम ब्राइड को खरीद रहा है। फिर है गंधर्व मैरिज, जो कि है सिमिलर टू लव मैरिज जो आजकल के टाइम पर होती है और ये बेस होती है म्यूचुअल लव पे। फिर है राक्षसा मैरिज, जहाँ पे ब्राइड को फोर्सिबली एबडक्ट करके उससे शादी की जाती है आफ्टर डिफीटिंग हर रिलेटिव्स। फिर है पेशाच मैरिज, ये जो शादी है सबसे ज़्यादा बुरी मानी जाती थी क्योंकि इसमें रिलेशन बनाया जाता था वुमेन के साथ जब वो सो रही है और इट वॉज हाईली कंडेम्ड इन द सोसाइटी। अब हम देखते हैं गोत्र सिस्टम के बारे में। सो गोत्र होता है हमें अपने लीनिएज से गोत्र मिलता है, जैसे कि वशिष्ठ काफ़ी लोग यूज़ करते हैं अपने नाम के पीछे अपने एज अपना गोत्र, तो वो सेज वशिष्ठ से आया है। सिमिलरली सेम गोतमा से आया है गोतमा गोत्र। ये स्टार्ट हुआ अराउंड 1000 BCE और डिसेंड होता है फ्रॉम कॉमन वैदिक सेज। अब इसके भी 2 रूल्स है, एक तो है कि शादी के बाद जो विमेन है वो अपने हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट कर लेगी और दूसरा है कि सेम गोत्र के बीच में शादी नहीं हो सकती क्योंकि उनका जो डिसेंडेंट है वो सेम ही है, वो सेम ही हायरार्की और सेम ही उनके एंसेस्टर जो है वो सेम ही है, तो वो भाई बहन हुए। अब हम देखते हैं सातवाहंस और गोत्र के बारे में। तो इसमें एक एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है कि विमेन ने अपने फादर के गोत्र को ही रखा हुआ है और ये ब्राह्मणिकल रूल्स के अगेंस्ट है। तो हम देखते हैं कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन मनुस्मृति में धर्मशास्त्रा में लिखे हुए हैं वो ऐसा भी नहीं है कि उनको कोई चैलेंज ही नहीं कर रहा है, उनको चैलेंज कर रहा है। और इसलिए हमें देखने को मिलता है सातवाहंस के टाइम में क्या उन्होंने करा। सम मैरिजेस अकर्ड विद इन सेम गोत्र, तो सेम गोत्र के बीच में भी शादियां हो रही है और वुमेन ने अपने फादर का गोत्र भी रखा हुआ है। अब हम देखते हैं मैट्रोनिमिक्स के बारे में, जहाँ पे नेम्स डिराइव्ड है मदर के नेम से। जैसे कि हम देखते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो यहाँ पे सन ऑफ गौतमी, गौतमी पुत्र का मतलब है सन ऑफ गौतमी। इससे दिखाता है कि मदर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं और जो सक्सेशन है वो तो पेट्रीलिनियल ही है लेकिन जो नेम है वो डिराइव हो रहा है मदर से। तो ये भी एक एक्सेप्शन है जो हमें उस टाइम पे देखने को मिलती है। अब इसी में हम देखते हैं गांधारी की एडवाइस के बारे में। ये सब चीज़ें जब हम पढ़ रहे हैं कि कैसे मदर के नेम से नाम डिराइव हो रहा है, या एक वुमेन है प्रभावती गुप्ता जिनके पास पावर है, प्रॉपर्टी राइट्स है, और यहाँ पे गांधारी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि वुमेन की क्या कंडीशन थी उस टाइम पर। वुमेन, हालांकि मेजरली तो यही था कि वुमेन के पास राइट्स नहीं होते थे, लेकिन कम्प्लीटली भी हम नहीं कह सकते कि सब चीज़ें एक जैसी ही थी क्योंकि एक्सेप्शन यहाँ पर है। अब गांधारी की एडवाइस हमें ये दिखाती है कि हाँ, उस टाइम पे वुमेन के पास पावर थी, वो अपने ओपिनियंस सामने रख पाए, उस विमेन का रोल था पॉलिटिक्स में भी, वो इन्फ्लुएंस कर सकती थी पॉलिटिक्स बाय शोइंग देयर ओन ओपिनियन। सो गांधारी ने एडवाइस करा था, गांधारी थी दुर्योधन की मॉम,
और उन्होंने एडवाइस करा था दुर्योधन को कि वॉर ना करे, अपनी ग्रीड को कंट्रोल करे और शांति बनाने पे ध्यान दे, तब ताकि ये सारी जो वॉर है वो नहीं होगी और चीज़ें एक बेटर वे में रिजॉल्व हो सकती हैं। लेकिन ऑब्वियसली ऐसे हमने देखा कि दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी और बाद में जाके इतनी बड़ी वॉर होती है और कौरवास सब कुछ हार जाते हैं और सारे कौरवास उस वॉर में मर जाते हैं और उनका पूरा कुल जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब हम देखते हैं कास्ट सिस्टम के बारे में। तो जैसा कि हमें ब्राह्मणिकल नॉर्म से पता चलता है, वर्ना सिस्टम हुआ करता था। अब 4 वर्ना होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा उसमें पुरुष शुक्ता के बारे में बात करी गई है। तो वहाँ पे बोलते हैं कि पूरा यूनिवर्स जो है वो एक फिगरीन से बना है और उसका नाम है पुरुष सुक्ता। उसके माउथ से बने ब्राह्मण्स, तो इसलिए ब्राह्मण्स का काम है टीचिंग देना, लोगों को सिखाना। आम से बनी क्षत्रिया, तो क्षत्रियों का काम है प्रोटेक्ट करना, रूल करना। थाइस से बने वैश्य, वैश्यों का काम है ट्रेड करना, वो एज अ मर्चेंट एमर्ज होते हैं और एग्रीकल्चर करना, ये सब उनका काम है। और फीट से एमर्ज हुए शूद्रा, तो शूद्रा का काम है इन तीनों वर्णों की सेवा करना और ये अपवर्ड मूव नहीं कर सकते सोसाइटी में, उनका काम सिर्फ इन तीनों अपर वर्णास को सर्व करना है। सो ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू वर्ना ही डिसाइड हो रहे हैं और ये सब चीज़ें ऋग्वेदा में लिखी गई हैं या फिर ब्राह्मण प्रीच कर रहे हैं कि भाई ऐसा वर्ना सिस्टम हमने नहीं बनाया, वर्ना सिस्टम तो भगवान ने ही बनाया है। तो इससे वो जस्टिफाई करते हैं सोशल हायरार्की कि वर्ना सिस्टम आपको फॉलो करना है क्योंकि भगवान ने ही ऐसा बनाया है। वो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, लेजिटिमेट कर रहे हैं रिलीजन से वर्ना सिस्टम को रिलेट करके। अब हम देखते हैं एकलव्य की स्टोरी। तो महाभारत में ही हमें एकलव्य की स्टोरी देखने को मिलती है, जो था एक निषाद बॉय। वो निषाद जो है वो फॉरेस्ट में रहते हैं और मेन स्ट्रीम में वो नहीं रहते, लेकिन वो आर्चरी सीखना चाहते थे। तो वो गुरु द्रोण के पास जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे भी आर्चरी सीखना है, लेकिन गुरु द्रोण मना कर देते हैं क्योंकि वो एक निषाद बॉय थे और ब्राह्मण सिर्फ क्षत्रिया को ही आर्चरी और ये सब चीज़ें सिखा सकते हैं क्योंकि आगे जाके उनको ही रूल करना है। बिकॉज ऑफ हिज सोशल स्टेटस द्रोणाचार्य मना कर देते हैं। लेकिन बाद में स्टोरी ये है कि एकलव्य मूर्ति बनाते हैं गुरु द्रोण की और फिर अपने आप ही सब चीज़ें सीखते हैं और उस मूर्ति को ही अपना गुरु मानते हैं। तो बाद में जाके जब वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड बन जाता है और गुरु द्रोण को पता चलता है उसके बारे में, गुरु द्रोण बोलते हैं कि अच्छा तुमने ये मेरी मूर्ति बनाकर सीखा है तो तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। और गुरु दक्षिणा में वो उसका थंब मांग लेते हैं और एकलव्य अपना थंब काट के उन्हें दे देता है। तो इस स्टोरी से हमें पता चलता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, एक्सक्लूजन फ्रॉम एजुकेशन बिकॉज ऑफ हिज कास्ट और बिकॉज ऑफ हिज वर्ना, और ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के बारे में कि ब्राह्मण्स जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं सोसाइटी में। अब हमने देखा कि नॉर्म तो ये है कि सिर्फ क्षत्रिय किंग ही रूल कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक्सेप्शन तो इसमें भी होगी। जैसे कि थ्योरी है सिर्फ क्षत्रिय ही रूल करेंगे, लेकिन रियलिटी में काफ़ी नॉन क्षत्रिय रूलर्स भी इमर्ज हुए, जैसे कि मौर्य। इनके अराउंड भी डिबेट चलती है। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट ये मानते हैं कि वो लोअर ओरिजिन से एमर्ज हुए थे मौर्याज, लेकिन जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो मानते हैं कि मौर्याज जो हैं वो क्षत्रियाज ही थे। पर शुंगाज और कानवाज जो है वो ब्राह्मण्स थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रूल करा। शकाज जो है वो फॉरेन रूलर्स थे जो सेंट्रल एशिया से आए थे, और ब्राह्मण्स उनको बोलते थे मेलिच क्योंकि वे आउटसाइडर्स थे और उनको संस्कृत नहीं आती थी। अब हम देखते हैं रुद्रदमन वन के बारे में। इम्पोर्टेंट शका रूलर है जो हमने अपनी लास्ट यूनिट में भी देखा। तो उन्होंने सुदर्शन लेक को रिबिल्ड करा था, जो कि गुप्त मौर्याज के टाइम पीरियड पे बनाई गई थी। उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ करा और ये दिखाता है कल्चरल इंटीग्रेशन को भी। अब हम देखते हैं सतवना और कॉन्ट्रडिक्शंस के बारे में।
क्लेम ये किया जाता है कि सतवाहना ब्राह्मण थे और वो वर्ना सिस्टम को सपोर्ट करते थे, लेकिन स्टिल वो शादी करते हैं शकाज में। शकाज जैसे हमने यहाँ पर देखा, शकाज सेंट्रल एशिया से आए थे, वो मलिच थे, लेकिन स्टिल ब्राह्मणिकल आइडेंटिटी को फॉलो करते हुए भी सातवाहन ने शकाज में शादी करी और उन्होंने एंडोगैमी को भी फॉलो करा। तो ये चीज़ें दिखाती है कि कॉन्ट्रडिक्शन कैसे, एक तरफ तो वो ब्राह्मण आइडेंटिटी को फॉलो कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ वो शादी भी कर रहे हैं नॉन ब्राह्मण से। इसमें कास्ट मोबिलिटी भी हमें देखने को मिलती है, सोशल मोबिलिटी हमें देखने को मिलती है और दिखाता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोसाइटी, कैसे ही एक ही इंसान दो अलग अलग चीज़ें अलग अलग टाइम पे फॉलो कर रहा है। अब हम देखते हैं जाति। तो जाति जो है वो बेस्ड करती है, बर्थ बेस्ड सोशल ग्रुप है। सो वर्ना की अगर हम बात करें तो सिर्फ 4 ही वर्ना है और थ्योरेटिकल है, मतलब वो पहले से ही बता दिए गए हैं कि आपको ब्राह्मण्स को ये करना है, वैश्य को ये, क्षत्रिय को ये और शूद्रास को ये। लेकिन जाति जो है वो काफ़ी सारी जातियां हैं और वो प्रैक्टिकल हैं। से जाति अलग अलग हो सकती है आपके काम के अकॉर्डिंग। गोल्ड स्मिथ की अलग जाति है, वीवर्स की अलग जाति है, निशादास की अलग जाति है। अब हम देखते हैं श्रेणीज़ के बारे में। तो श्रेणीज़ है गिल्ड, जो एसोसिएशन है उन लोगों की जो सेम प्रोफेशन में काम करते हैं, जैसे कि सिल्क वीवर हो गए, मर्चेंट्स हो गए, क्राफ्ट्समैन हो गए। अब साथ में ही इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है मेंडसर्स सिल्क वीवर्स के बारे में। सो ओरिजिनली ये लोग थे गुजरात से, लेकिन ये माइग्रेट करके जाते हैं दशपुरा मेंडसौर, जो कि है मध्य प्रदेश में, और ये एक सन टेम्पल का भी निर्माण करते हैं। अब इससे हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है कि गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन देखो कितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करा। इसके साथ में ही हमें सोशल मोबिलिटी के बारे में भी पता चलता है कि है तो वो गिल्ड, है तो वो श्रेणीज़ ही, लेकिन वो भी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हैं और एक टेम्पल को वो बनवा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सोशल मोबिलिटी के बारे में हमें बताता है कि कहीं ना कहीं उनका सोशल स्टेटस अप हो गया है। साथ में ही ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी के बारे में भी हमें पता चलता है। अब बियॉन्ड 4 वर्नास भी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि हमने देखा जातीज़ में काफ़ी सारे ग्रुप है वो कास्ट सिस्टम से कास्ट सिस्टम के फ्रेमवर्क से बाहर लाए करते हैं, जैसे कि निषाद हो गए, फॉरेस्ट ट्राइब हो गई, नोमैडिक पेस्टलिस्ट हो गए। अब हम देखते हैं भीम और हिडिंबा की स्टोरी के बारे में। सो जो हिडिंबा है वो एक राक्षसी वुमेन थी, लेकिन उन्होंने भीम से शादी करी थी। सो ये एक गंधर्व विवाह था, एक लव मैरिज थी और उनका बेटा था घटोत्कच। अब इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में हमें पता चल रहा है। अब रियलिटी में तो नहीं हो सकता कि वो सच में ही राक्षस हो सकता है कि वो फॉरेस्ट में रहती हो, उनके फीचर्स अलग हो, इसलिए लोग उन्हें एज अ राक्षस बुलाते हो। और इससे भी पता चल रहा है कि कैसे ट्राइबल ग्रुप और मेन स्ट्रीम सोसाइटी के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। और यहाँ पे भी हमें सोसाइटल नॉर्म्स की एक्सेप्शंस दिख रही है, क्योंकि एक अलग अलग सोशल स्ट्रक्चर के लोगों के बीच में शादी हो रही है, तो ऑब्वियसली उनका सोशल मोबिलिटी हो रही है आफ्टर मैरिज। अनटचेबिलिटी का क्या सीन है भैया? अब देखो, अब अनटचेबिलिटी डेवलप हुई है ब्राह्मणिकल सोसाइटी की तरफ से ही। तो वो ये मानते थे कि कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप है वो अनप्योर है। अनप्योर का मतलब है अगर आप उनको छू लोगे, आप उनको देख लोगे तो भाई आप जो है अशुद्ध हो जाएंगे। जैसे कि चांडाल्स के बारे में बताया गया है। अब उनको काम दिया जाता था जैसे कि हैंडलिंग डेड बॉडीज़ या एग्जीक्यूशंस के बारे में। अगर किसी को मारना है तो उनको बोला जाता था मारने के लिए। जो डेड बॉडीज़ लावारिस होती थी वो उनको हैंडल करते थे, वो उनको क्रीमेट करते थे। और ये सारे काम जो है चांडाल्स को और बाकी ग्रुप को जो वर्ना सिस्टम से बाहर लाए करते थे उनको दिया जाता था, और ये काम पोल्यूटिंग माना जाता था और उनको विलेज से बाहर रहना पड़ता था। जो लोगों के डिस्कार्डेड कपड़े थे वो ही पहनते थे और उनके लिए अलग अलग रूल रेगुलेशन थे। उनको सिर्फ आयरन के ही ऑर्नामेंट्स वो लोग पहन सकते हैं। साथ में ही
बुद्धिस्ट चाइनीज़ ट्रेवलर्स जो थे फाहियान और ज़ुएनज़ेंग, जो अराउंड 4th and 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी के अराउंड इंडिया में आए थे, उन्होंने भी अनटचेबिलिटी को ऑब्ज़र्व करा और अपने अकाउंट्स में ये इस बारे में लिखते हैं कि कैसे जो अनटचेबल लोग थे, जिनको सोसाइटी अनटचेबल मानती थी, वो सोसाइटी से बाहर रहते थे, वो विलेजेस में नहीं रह सकते थे, वो विलेजेस से बाहर रहते थे। अब हमें एक मतंगा जता के बारे में भी बुक से पता चलता है, जो कि है स्टोरी चांडाल मतंगा की। अब इससे हमें मैसेज क्या मिलता है कि बर्थ डज नॉट डिटरमाइन वर्थ, स्पिरिचुअल मेरिट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जैसे कि बुद्धिज़्म में मेन आइडिया ये है कि आपकी जन्म से ही आपका काम जो है वो डिसाइड नहीं होगा, आपके जन्म से आपकी वर्थ नहीं डिटरमाइन होगी, स्पिरिचुअल मेरिट जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो ज़्यादा मायने रखती है। ये दिखाती है कि बुद्धिज़्म कैसे कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट था। अब जेंडर और प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। तो प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरेंट होती थी टू सन्स, वुमेन एक्सक्लूडेड रहती थी इस चीज़ से जो मनुस्मृति में लिखी हुई है। लेकिन स्त्री धन के बारे में हमें पता चलता है, जो है वुमेन्स वेल्थ। अब वुमेन को किस किस तरीके से वेल्थ मिलेगी? मैरिज फ्रॉम गिफ्ट्स, जिसको शादी में गिफ्ट मिलेंगे, अपने पेरेंट्स से गिफ्ट मिलेंगे और अपने हस्बैंड से गिफ्ट मिलेंगे, ये सब है स्त्री धन। इसमें भी वेल्थ वो अपने आप एक्यूमुलेट नहीं कर सकती, उसको गलत बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि अगर उसके हस्बैंड को ज़रूरत होगी उसके स्त्री धन की, तो वो स्त्री धन दे सकती है अपने हस्बैंड को, और आगे चल के ये स्त्री धन चिल्ड्रन को इनहेरेंट होगा। द्रौपदी के एपिसोड के बारे में देखते हैं कि क्या हुआ था। युधिष्ठिर ने गैम्बिल में सब चीज़ हार गया था, अपनी वेल्थ, अपना किंगडम, अपने ब्रदर्स, हिमसेल्फ, और इवन द्रौपदी को भी उसने दाव पर लगा दिया था और द्रौपदी भी हार गई। और फिर क्वेश्चन रेज होता है कि क्या विमेन को, वाइफ को एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट करना सही है? तो ये क्वेश्चन एमर्ज हुआ था और सोसाइटी में ये क्वेश्चंस एमर्ज हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि विमेन के पास अपनी ऑथोरिटी है, वो क्वेश्चन कर रही है। वो सिर्फ जैसा बोल दिया गया आदमियों के द्वारा या फिर उनके हस्बैंड के द्वारा, वो उसको जो के तो नहीं मान रही है, वो जो भी सोसाइटल नॉर्म्स है उनको क्वेश्चन कर रही है। और इससे हमें पता चल रहा है विमेन के रोल के बारे में इन दिस सोसाइटी। अब वेल्थ एक्वायर करने के डिफरेंट वेज़ हैं। जो आदमी है वो एक्वायर कर सकते हैं वेल्थ 7 तरीक़ों से: इनहेरेंट, परचेज, कॉन्क्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट, वर्क, गिफ्ट्स एंड डिस्कवरी। और जो विमेन है वो इनहेरेंट कर सकती है मैरिज गिफ्ट्स बिफोर द सेक्रेड फायर, गिफ्ट्स ड्यूरिंग द ब्राइडल प्रोसेशन, गिफ्ट्स एज टोकन ऑफ अफेक्शन, गिफ्ट्स फ्रॉम ब्रदर, गिफ्ट्स फ्रॉम हस्बैंड, गिफ्ट्स फ्रॉम पेरेंट्स। तो ये सारी विमेन अगर एक्वायर करना चाहे वेल्थ, तो सिर्फ गिफ्ट से ही वो एक्वायर कर सकती है। अब बुद्धिस्ट क्रिटिक ऑफ कास्ट क्या है? तो बुद्धिज़्म जो है वो मानता ही नहीं है कास्ट सिस्टम के बारे में, और इसीलिए एज अ ऑल्टरनेटिव ऑफ द ब्राह्मणिकल रिलीजन बुद्धिज़्म इमर्ज होता है और काफ़ी लोग मूव करते हैं बुद्धिज़्म के टूवर्ड्स। तो ये बोलता है कि जो सोशल स्टेटस है वो आपके एक्शन पे डिपेंड करता है और ये बर्थ से डिटरमाइन नहीं होता। तो बुद्धिज़्म में ये बिलीफ है कि अगर आपका सोसाइटी में कास्ट सिस्टम होना ठीक है, नॉट कास्ट सिस्टम लेकिन डिवीज़न ऑफ लेबर होना ठीक है, क्योंकि उससे सोसाइटी जो है वो स्मूथली काम कर सकती है। अगर अलग अलग लोग अलग अलग काम करेंगे तो एक बेटर वे में सोसाइटी चल सकेगी। लेकिन ये बाय बर्थ डिटरमाइन होना ये गलत है। जो भी इंसान जो भी काम करना चाहे वो कर सकता है और उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर कास्ट में उसका जन्म हुआ है तो उसको एक ही काम करना पड़ेगा। इस चीज़ के अगेंस्ट बुद्धिज़्म था। अब हम देखते हैं स्टोरी ऑफ वेल्दी शूद्रा के बारे में। तो यहाँ पे भी हमें एक्सेप्शन देखने को मिलती है तो वो शूद्रा, वो लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से बिलोंग कर रहा है, लेकिन वो वेल्दी है।
सो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वेल्दी शूद्रा क्या क्या कर सकता है। तो वेल्दी शूद्रा कुड कमांड ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यास। तो ये भी एक एक्सेप्शन है, जैसे कि वर्ण सिस्टम में था कि शूद्रा का काम सिर्फ है सर्व करना टू द अपर वर्णास, लेकिन अगर वो अमीर है तो वो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को भी कमांड कर सकता है। इससे हमें पता चल रहा है वेल्थ ऑफन मैटर्ड मोर देन बर्थ। अब हम तमिल संगम सोसाइटी के बारे में देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा था। एक ऑल्टरनेटिव सोशल मॉडल निकल के आया जहाँ पे रिच पीपल शुड शेयर वेल्थ, जो अमीर लोग हैं वो वेल्थ शेयर करें बाकियों के साथ। जनरसिटी वॉज रिस्पेक्टेड, कि आपको लालची नहीं होना है, आपको सेल्फिश नहीं होना है, अपनी वेल्थ जो है बाकी लोगों के साथ शेयर करनी है। तो ये कास्ट सिस्टम को भी चैलेंज कर रहा है, क्योंकि अगर आपके पास वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं होगी तो आपके पास पावर भी नहीं होगी ज़्यादा। सब लोगों के पास इक्वल वेल्थ होगी तो सब लोग इक्वल होंगे सोसाइटी में। ये कहीं ना कहीं हमें एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की तरफ लेके जा सकता है। पुअर बट जेनरस चीफ्स, इनके बारे में भी बताया गया है संगम पोइट्री में कि कैसे चीफ्स ने हेल्प करी थी पोइट्स को जब वो गरीब थे तब भी। और यहाँ पर भी जनरसिटी के बारे में बात हो रही है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात हो रही है। बुद्धिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो अकॉर्डिंग टू सुत्त पिटक, अब बुद्धिस्ट में 3 टेक्स्ट हमें मेजरली दिखते हैं। उसके अंदर काफ़ी टेक्स्ट और भी हैं, लेकिन 3 मेन टेक्स्ट हैं जिनको बोला जाता है 3 बास्केट, जो है सुत्त पिटक, अभिधम्मा पिटक और विनय पिटक। तो उनमें से एक जो है सुत्त पिटक, वो बात कर रहा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में। तो ये बोलता है कि पहले ना भाई सब लोग पीसफुली रहते थे, सब लोग इक्वल थे, लेकिन धीरे धीरे चल के ना ग्रीड जो है वो इंक्रीज़ हो गया। कुछ लोगों के पास वेल्थ आ गई और वो वेल्थ को एक्यूमुलेट करने लगे, वो जमा करने लगे वेल्थ को अपने पास। अब इससे क्या हुआ, लोगों के बीच में ना इनइक्वालिटी आ गई। कुछ लोग जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो गए। अब क्या हुआ कि आपके पास वेल्थ है तो आपको ना कुछ लोग उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी चाहिए, या आप अगर कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो तो कुछ लोग उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी चाहिए। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लोगों को हमने इलेक्ट करा, जिनको हमने बोला महासम्मता, ग्रेट इलेक्ट। और अब ऐसा था कि सब लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, सब लोग अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ लोगों के अंदर आ गया लालच। तो वो अपने इस प्रोड्यूस को ना सबके प्रोड्यूस को हड़पना चाहते हैं। तो उसको बचाने के लिए कुछ लोग आए, सब लोगों ने मिलकर डिसाइड करा कि भाई ये लोग हैं, ये ना प्रोटेक्ट करेंगे, और अब ये इनका काम है प्रोटेक्ट करने का प्रोड्यूस को। तो अब ये अपना तो अनाज नहीं उगा सकते, अपना एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं दे सकते। सो एज अ रिटर्न हम इनको थोड़ा थोड़ा अपना प्रोड्यूस दे देंगे। उन्होंने उनको इलेक्ट कर लिया कि ये हमको सेफ गार्ड करेंगे। लेकिन आगे चल के यही बन गए रूलर पीपल, इन्हीं को जिनको अपनी सेफ्टी के लिए लोगों ने अपॉइंट करा था, यही बन गए आगे चल के रूलर। और जो अपना प्रोड्यूस लोग उनको एज अ कंपनसेशन देते थे, वो आगे चल के बन गया टैक्स। इस तरीके से टैक्स और रूलर इमर्ज हुए, ये अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ब्राह्मणिकल में बिलीफ क्या है, डिवाइन ओरिजिन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि बर्थ पे बेस्ड है कि भाई वर्ना सिस्टम तो आपको फॉलो ही करना पड़ेगा क्योंकि भगवान ने ही ऐसा बनाया है। और हायरार्कीज फिक्स्ड है, आप एक लेवल से दूसरे लेवल में मूव नहीं कर सकते। लेकिन बुद्धिज़्म थ्योरी क्या है, वो मानते हैं कि भाई ह्यूमन ओरिजिन है, ये कास्ट सिस्टम वर्ना सिस्टम ये ह्यूमंस में ही बनाया है, और ये बेस होना चाहिए चॉइस पे। मुझे जो काम करना है इसकी चॉइस मेरे पास होनी चाहिए, ना कि मेरी कास्ट पे वो डिपेंड होनी चाहिए। और वो बोलते हैं कि चेंज पॉसिबल है, कि हाँ हो सकता है कि कोई शूद्रा है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आर्चर है, तो उसको रूलर बनना चाहिए। बहुत ज़्यादा अच्छा वॉरियर है तो उसको रूलर बनना चाहिए। हो सकता है कोई ब्राह्मण है, वो उसका ज़्यादा इंटरेस्ट हो बिजनेस में, तो वो अच्छा मर्चेंट बन सकता है।
अब हिस्टोरियंस और महाभारत, तो हिस्टोरियंस ने क्या क्या पढ़ा, लैंग्वेज, ऑथर, ऑडियंस, डेट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, इन्होंने इन सब चीज़ों को पढ़ा। और फिर हमें आगे चल के पता चलता है कि जो महाभारत है ना, या कोई टेक्स्ट होता है, वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है नैरेटिव और एक होता है डाइडेक्टिव पार्ट। तो नैरेटिव पार्ट में बेसिकली आती है स्टोरीज। यहाँ पे स्टोरीज़ है कौरवास, पांडवास और वॉर के बारे में, कि क्या क्या स्टोरीज़ है, ये हमें सिर्फ बता रहा है। लेकिन डाइडेक्टिक पार्ट में होती है टीचिंग, कि भाई धर्म क्या है, सोशल रूल्स क्या है, मोरालिटी क्या है, और ये सब कवर हो जाता है भागवत गीता में। तो यहाँ पे हमें टीचिंग दे रहे हैं श्री कृष्ण थ्रू अर्जुन, कि आपको ऐसे ऐसे बिहेव करना है, आपकी ये ड्यूटीज़ है, आपका ये धर्म है, आपका ये कर्म है। अब ऑथर ऑफ महाभारत कौन है, या महाभारत का कॉम्पोजिशन कैसे हुआ? तो जैसा हमने देखा था कि महाभारत एक सिंगल टेक्स्ट तो नहीं है, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट महाभारत है, और ये डिफरेंट फेज़ में कंपोज हुई है। तो पहले फेज़ में क्या हुआ है कि सुताज होते हैं, जो होते हैं चैरिटियर बार्ड्स। जैसे कि लड़ाई होती थी तो वो राजा के साथ एकम्पनी करते थे राजा को, और वो सब चीज़ें देखते थे किस तरीके से लड़ाई हो रही है, क्या हो रही है, और वो आगे चल के ओरली ही नरेट करते थे स्टोरीज़ को। फर्स्ट फेज़ में ये हो रहा है। सेकेंड फेज़ में क्या होता है कि ब्राह्मण्स इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर देते हैं, वो सब चीज़ें लिख देते हैं जो भी सुताज ने बोला है। थर्ड फेज़ में विष्णु और कृष्णा ट्रेडिशन आ जाता है। तो आगे चल के जब कृष्णा भक्ति और विष्णु भक्ति मूवमेंट ज़्यादा एमर्ज होते हैं, तो इन सब स्टोरीज़ में जो वॉर से रिलेटेड स्टोरीज़ होती थी, इसमें कृष्णा और विष्णु एस्पेक्ट भी ऐड कर दिया गया, ओरिजिनली ये नहीं था। और फोर्थ फेज़ में डायडेक्टेड सेक्शन ऐड करे गए, जिसमें टीचिंग्स ऐड करी गई कि आपको इस तरीके से बिहेव करना है, और ऐसे जाके पूरा का पूरा महाभारत जो हम आज देखते हैं वो कंपोज हुआ। तो ट्रेडिशनल ऑथर जो हम देखते हैं वो है वेद व्यास, कि भाई वेद व्यास से उन्होंने महाभारत को कंपोज करा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही बड़े टाइम पीरियड के बीच में कंपोजिशन ऑफ महाभारत हुआ, और एक इंसान ये पूरी कंपोजिशन नहीं कर सकता। तो डिफरेंट पीरियड में डिफरेंट फेजेस में कंपोजिशन हुआ, और डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने अपना अपना पार्ट इसमें निभाया। अब द्रौपदी और पॉलिएंड्री के बारे में बात करते हैं, जो एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि उस टाइम पर एंड इवन अभी भी एक वुमेन के लिए ये सही नहीं माना जाता कि वो मल्टीपल हस्बैंड रखे। बट एट द सेम टाइम फॉर अ मैन हैविंग मल्टीपल वाइफ्स इज seen as okay and there is nothing wrong with it. So महाभारत में भी डिफरेंट एक्सप्लेनेशन दी गई हैं कि क्यों द्रौपदी के 5 हस्बैंड थे। कई लोग बोलते हैं कि कुंती ने ऐसा कमांड कर दिया था। तो जब पांडवास द्रौपदी को लेके गए थे कुंती, माता कुंती के पास, तो उन्होंने बोला कि जो भी लाए हो आपस में बांट लो। इसीलिए उन्होंने उन 5 से शादी करी। कोई बोलते हैं कि उनकी प्रीवियस बर्थ स्टोरी से रिलेटेड इसके पीछे कुछ स्टोरी है, इसीलिए ऐसा हुआ। कुछ बोलते हैं कि शिवा की ब्लेसिंग थी, कि उन्होंने शिव से प्रेयर करी थी अपने प्रीवियस बर्थ में कि मेरे पास मेरे हस्बैंड में काफ़ी सारी क्वालिटी होनी चाहिए, और इतनी सारी क्वालिटी एक इंसान में होना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उनको 5 हस्बैंड मिले। अब ये अलग अलग एक्सप्लेनेशन दी जा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन इससे हमें भी पता चलता है कि हाँ, पॉलिएंड्री एग्जिस्ट भी कर रही है। अगर द्रौपदी ने 5 पांडवों से शादी करी है, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि पॉलिएंड्री एग्जिस्ट करती थी उस टाइम पीरियड पे। लेकिन ब्राह्मण्स उसको जस्टिफाई कर रहे हैं बाद में जाके कि ऐसा इसलिए हुआ होगा, ऐसा इसलिए होगा। एक स्पेकुलेशन ये भी है कि ये बोला जाता है कि उस टाइम पीरियड पे वॉर काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, और वॉर में काफ़ी ज़्यादा जो मेन हैं वो मर रहे थे। तो हो सकता है कि उस टाइम पीरियड पे जो मेन हैं उनकी सॉरी नॉट मेन, काफ़ी ज़्यादा लोग उसमें मर रहे थे। तो हो सकता है कि वुमेन की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई हो, और इसीलिए जाके एक ही औरत ने 5 आदमियों से शादी करी। एक स्पेकुलेशन ये भी बोला जाता है।
So with this we have completed our chapter 3 of class 12th history. और इसमें सिर्फ यही सारी चीज़ें हैं, मेनली इसमें सोसाइटी के बारे में बताया गया है कि सोसाइटी में नॉर्म्स कैसे हैं, सोसाइटी काम कैसे कर रही है, मैरिज के रूल्स क्या है, सोशल स्ट्रेटा क्या है, और ये सब चीज़ें ही इस चैप्टर में मेनली हमें याद रखनी है. इसमें ऐसे कुछ हमें रोट लर्निंग नहीं करनी है, बल्कि हमें समझना है सोसाइटी के बारे में. And if you have any doubt, you can comment down that. And if you have liked the video, so please give me a thumbs up and please subscribe to my channel. Thank you so much.